I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In my last video, I started chapter number 2 of class 10th, and there we discussed so many things about minerals and that resources. Today, we will discuss about power resources, its type, distribution, uses and conservation. आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? पावर रिसोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. रिसोर्स आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, संसाधन. अब आपको पता है मेन इज़ अ एक्टिव बीइंग. ह्यूमन बीइंग है. ह्यूमन बीइंग क्या है? कंटिन्यू एक्टिव होती है, मतलब हम लोग काम कंटिन्यू करते रहते हैं. एंड द यूजेस ऑफ पावर टू परफॉर्म ईच एक्टिविटी. हमको क्या करना पड़ता है बेटा? यदि हमको कुछ भी एक्टिविटी करना है तो उसमें हम पावर का यूज़ करते हैं, शक्ति का यूज़ करते हैं. एंशिएंट टाइम की यदि हम बात करें, पुराने समय की बात हम करें तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या थी? लिमिटेड थी. एक्टिविटीज़ लिमिटेड थी, बट स्लोली स्टार्ट यूजिंग द पावर रिसोर्स. धीरे धीरे क्या हुआ? पावर रिसोर्स का यूज़ करने लगे. जस्ट लाइक एनिमल्स, वुड, एयर एंड वाटर विद द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन. किसके डेवलपमेंट के लिए? सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए. एंड नाउ द बेसिक रिसोर्स लाइक कोल, मिनरल ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी आर यूज टू ऑपरेटिंग मशीन. आज हम क्या देख रहे हैं कि जो डिफरेंट टाइप के रिसोर्स है ये किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? मशीन को ऑपरेट करने के लिए. एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए. ठीक है. सो अवेलेबिलिटी एंड द यूज़ ऑफ पावर रिसोर्सेज बोथ आर नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यदि हम देखें कि यूज़ पावर रिसोर्स का और अवेलेबिलिटी दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. सो वी अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सोर्स ऑफ पावर विच आर यूज बाय मैन, वो सोर्स ऑफ पावर जो मैन अपनी एक्टिविटी के लिए यूज़ करता है, इट इज़ नोन एज अ पावर रिसोर्सेज. ठीक है. पावर रिसोर्सेज क्या हो गया? द सोर्स ऑफ पावर विच यूज्ड बाय मैन फॉर हिज डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर नॉन एज अ पावर रिसोर्सेज. अब यदि हम पावर रिसोर्सेज की बात करें तो इसकी दो कैटेगरी होती है. पावर रिसोर्सेज की दो कैटेगरी हो गई. एक कौन सा होता है? एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, और एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स. Here you can see power or energy plays vital role in us life. We also need power for industry, agriculture, transport, communication and defense. Power resources may be broadly categorized as a conventional and non-conventional resources. जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमको चाहिए, आर्थिक विकास चाहिए हमारे देश का, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, डिफेंस, इन सब का क्या हो? डेवलपमेंट हो. यदि इन सब का डेवलपमेंट होगा, इन सब का विकास होगा, तो ही तो हमारी कंट्री का आर्थिक विकास होगा. और इन सब के लिए क्या ज़रूरी है? पावर रिसोर्स ज़रूरी है. अब पावर रिसोर्स को दो भाग में कैटेगराइज्ड किया है, दो भागों में बांटा गया है. एक होता है हमारा एग्जॉस्टिबल और एक होता है हमारा रिन्यूएबल. अब यदि आप एग्जॉस्टिबल की बात करें तो वो रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड होते हैं. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड एंड एग्जॉस्ट विद द यूज़. और उसके यूज़ के साथ वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. ठीक है. एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच डू नॉट एग्जॉस्ट. एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? इलेक्ट्रिसिटी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, एट्सेट्रा. अब हम आज की बात करें तो आज की हम बात करें तो नाउअडेज पावर रिसोर्सेज बेसिस है ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए. किसी एक चीज़ के डेवलपमेंट के लिए नहीं. अगर ऑल ओवर डेवलपमेंट अपने को चाहिए तो जो पावर रिसोर्स है वो क्या है? बेसिस है. डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे कि हम बोले इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, या अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो, वो सभी किस पे बेस्ड है? हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ पावर रिसोर्स पे बेस्ड है ना. अब जैसे कि जो ये पावर रिसोर्स हम देखते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस पावर रिसोर्स इंक्रीज रैपिडली. पहले इतना ज़्यादा उसका डेवलपमेंट नहीं था, या वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि लोग क्या करते थे पहले एंशिएंट टाइम में देखें तो वो जंगल में रहते थे, उनका एक लिमिटेड वर्क था. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्या देखा? आज़ादी के बाद हमने क्या देखा? जो पावर रिसोर्स है इंक्रीज़ हो रहा है रैपिडली, कंटिन्यू भारत में बढ़ते जा रहे हैं. गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो मेकिंग कंटिन्यूस एफर्ट टू एम्पावर द कंट्री. गवर्नमेंट भी क्या है ना, पावर रिसोर्स को मतलब
कैसे एकदम उसके लिए कार्य इतने जल्दी कर रही है, इतने एफर्ट कर रही है कि जैसे तैसे पावर रिसोर्स हमारे क्या हो, इंक्रीज़ हो सके एंड मेक बोल सकते हैं विदाउट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नेशनल, अगर यदि आज हमारा नेशनल में जो अगर हमारा आर्थिक विकास नहीं होता, यदि इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं होती, इंडस्ट्री के बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं होता, तो आज हमारा आर्थिक विकास पॉसिबल नहीं होता। तो गवर्नमेंट जो है, सरकार भी इस पर क्या कर रही है, बहुत मेनली फोकस कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, माइनिंग, फ्यूल आर वर्किंग इन द डायरेक्शन। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फ्यूल है और ये अपन ले लें माइनिंग है, तो ये सब किसी इसी एक दिशा में कार्य कर रहे हैं। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ पावर रिसोर्सेज, जैसे कि हम प्रेजेंट जो आज का जो स्टेटस है वो हम देखें, तो अब हम किसकी बात करेंगे, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यू अंडरस्टूड अबाउट द पावर रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल। मतलब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसके सोर्सेज क्या है कन्वेंशनल एनर्जी के, वही हम बात करते हैं। जो नॉन कन्वेंशनल है वो सोर्स क्या है। तो कन्वेंशनल यदि हम सोर्स देखें तो इसको भी क्या है, दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में इसको बांटा गया है। फर्स्ट जो है हमारा कमर्शियल और सेकंड इज नॉन कमर्शियल। सो कमर्शियल कन्वेंशनल सोर्स कौन कौन से हो गए, कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली जो नॉन कमर्शियल सोर्स हो गए वो हमारे हो गए फायरवुड, स्ट्रो एंड ड्राइड डंग। Okay, next we will discuss about non-conventional source. Non-conventional source are the source where bioenergy, solar energy, wind energy, tidal energy, energy from the urban waste. These all are non-conventional source. So you understood about the conventional source and non-conventional source. अब हम discuss करते हैं कोल के बारे में। कोल मतलब क्या होता है, कोयला। अब जब हम कोल के बारे में डिस्कस करते हैं, जो क्रेडिट है किसका, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन का। जैसे कि हर चीज़ का क्रेडिट किसी पे जाता है। कोई हम बोलते हैं जब कुछ टीम वर्क होता है तो सुपरवाइज़र होता है, वो कार्य जो होता है, जो वर्क है, हमारे जो मैनेजमेंट होता है उससे वर्क कराता है, वो कैसे करवाता है वो पूरा उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो क्रेडिट किसको जाता है, सुपरवाइज़र को, कि नहीं इसने सुपरवाइज जो किया लोगों को अच्छे से किया। इसी तरह जब क्या हुआ, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो जो क्रेडिट है वो किसके ऊपर गया, कोल के ऊपर गया। द credit of the development of modern industrialization goes to coal. Why? Because it is called the mother of industries. क्योंकि जो कोल है इसको क्या कहा जाता है, mother of industries कहा जाता है। It is metamorphosed from the vegetation lying burning under the rocks of their age. It is found in sedimentary rocks. ये कहाँ पे कोयला जो होता है कैसे कहाँ पाया जाता है, It is found in sedimentary rocks. ठीक है। अब जैसे हम बात करें जो 4 टाइप्स के कोल है इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप के कोल है, 4 टाइप्स के कोल है जो कि हमारे भारत में पाए जाते हैं। एंथ्रासाइट, फर्स्ट इज एंथ्रासाइट, सेकेंड इज ब्यूटीमिनियस, थर्ड इज ब्राउन और लिग्नाइट, और लास्ट इज पीट। तो ये 4 टाइप के जो कोल है वो हमारे भारत में पाए जाते हैं। फर्स्ट अगर एंथ्रासाइट अपन देखें तो इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। जो एंथ्रासाइट होता है वो बेस्ट क्वालिटी, सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है कोल की। इसमें क्या है, 85 to 95% कार्बन प्रेजेंट होता है। इस टाइप के कोल में कितना परसेंट कार्बन प्रेजेंट होगा, 85 to 95%। इट इज़ ब्राइट एंड वेरी हार्ड। ये क्या होता है, ब्राइट होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इट बर्न्स स्मोकलेस एंड गिव, ये क्या है, इसमें धुआं कम होता है। जब ये जलता है तो ये स्मोकलेस होता है, इसमें धुआं नहीं होता है, और हीट क्या करता है, ये ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो एंथ्रासाइट की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। 85 to 95% कोल प्रेजेंट, कार्बन प्रेजेंट होता है उसमें। उसके बाद इसका कलर ब्राइट होता है और ये क्या होता है, काफ़ी हार्ड होता है। उसके बाद ये स्मोकलेस होता है, बट हीट क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है। अब हम सेकेंड देखें, ब्यूटीमिनियस। ब्यूटीमिनियस टाइप का है जो होता है, ये सेकेंड ग्रेड टाइप होती है। मतलब ये फर्स्ट क्वालिटी हो गई हमारी बेस्ट क्वालिटी। अब हम ये बात करें तो ये सेकंड ग्रेड का कोल होता है। इसमें 70 से 80% कार्बन प्रेजेंट रहता है। कितना, 70 to 80% कार्बन इसमें प्रेजेंट रहता है। इसका जो कलर होता है, इट इज़ ब्लैक इन कलर, ये ब्लैक में, और लेस स्मोक व्हेन बर्न। जब ये जलता है कम धुआं प्रोड्यूस करता है। लेस स्मोक व्हेन बर्न मतलब जब ये जलेगा तो इसका धुआं कम प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राउन और लिग्नाइट। ये जो होता है ये थर्ड हमारा टाइप का
कोल होता है और ये बहुत पुअर क्वालिटी का होता है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी पुअर क्वालिटी, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसमें से 40 से 55% क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है और इट गिव्स मोर स्मोक। ये क्या होता है, जब जलता है ना तो बहुत ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या होता है, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। उसके बाद हम बात करें पीट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बन एंड इट इज़ अ प्राइमरी फॉर्म ऑफ कोल। ये क्या होता है, जो पीट होता है ये एक भी इट इज़ अ टाइप ऑफ, ये कोल का ही टाइप है, पर ये क्या है ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी फॉर्म है किसका, कोल का। इट डिपोजिटेड इन द शेलो पीट्स, ये क्या होता है, डिपोजिटेड होता है शेलो पीट्स में ड्यू टू किसके कारण, डिसइंटीग्रेशन ऑफ वेजिटेशन। कार्बन कंटेन्स ओनली 20%, कितना कार्बन इसमें होता है, 20%, एंड कंटेन 80% ह्यूमिडिटी, इसमें ह्यूमिडिटी होती है 80%, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कोल देखा, उसके बाद कोल के टाइप देखे। अब हम देखेंगे कि कोल प्रोडक्शन एंड रिजर्व्स, कोल रिजर्व इन इंडिया, मतलब हमारे भारत में जो कोल का प्रोडक्शन है और कोल के रिजर्व है उनकी बात करेंगे। तो इंडिया रैंक 3rd इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कोल। यदि हम जो प्रोडक्शन बात करें, कोल के उत्पादन की बात करें, तो जो हमारे भारत की रैंक है वो है 3rd। कौन सी पोजीशन है इंडिया की, 3rd पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन ऑफ कोल में। इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर चाइना, ये किसके बाद है, चाइना के बाद है, एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब जो ये कोल है, कोल का प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, 1774 में, है ना। 1774 में जब कोल का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तो जो इंडिया का है ये प्रोड्यूसिंग उस समय कितना इन्होंने, या इधर 1774 में जो इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। अब हम आज देखें तो इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग और प्रोड्यूस्ड इज 4.7% ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन। कोल contribute 60% of the commercial and energy used country and 70% coal produced to the electricity, ठीक है। अब इसकी रैंक हम देखें 7th इन द कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड। अब हम विश्व की यदि बात करें तो 7th रैंक है इन कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। अब ठीक है, अब जैसे कि हम ये देखें जो कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है, कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से एरिया में कोल का प्रोडक्शन होता है। तो कोल इन इंडिया occurs in the rock of गोंडवाना पीरियड एंड द टर्शियरी पीरियड, है ना। गोंडवाना पीरियड एंड टर्शियर पीरियड से हम देखें तो हम इसको देख सकते हैं, रॉक में हमको ये मिला है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर 2 कोल प्रोडक्शन रीजन, इसी के बेसिस पे 2 प्रोडक्शन रीजन है, एक है हमारा गोंडवाना कोल फील्ड और एक है हमारी टर्शियरी कोल फील्ड। 2 आर देयर, गोंडवाना कोल फील्ड एंड टर्शियरी कोल फील्ड। अब हम बात करते हैं बेटा ये पूरी बात हो गई हमारी कोल की, किसकी बात हो गई, कोल की बात करी। देयर वी डिस्कस द टाइप ऑफ कोल एंड देयर वी डिस्कस अबाउट कोल प्रोडक्शन एंड कोल रिजर्व इन इंडिया। अंडरस्टूड अबाउट कोल, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं, दिस वी ऑलरेडी डिस्कस। अब हम देखते हैं मिनरल ऑयल, जो कि आपकी बुक में नेक्स्ट न्यू टॉपिक है। तो बेटा ऐसा ऑयल जो कि हम एक्सट्रैक्टेड करते हैं फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द earth is known as saline mineral oil. Oil is extracted from the interior of the earth is known as saline minerals. It is known as petroleum, जैसे कि उसको वो क्या कहलाता है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमको कहाँ से मिलता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ऊपर से मिलता है क्या, नहीं मिलता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ मिलता है। सो ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नोन एज सेलाइन मिनरल ऑयल, और उसको क्या बोला जाता है, पेट्रोलियम बोला जाता है। इट इज़ फाउंड इन सेलाइन वाटर एंड गैसेस, ये कहाँ पे मिलता है, सेलाइन वाटर एंड गैसेस में। अब हम देखें इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वाटर इज प्रेजेंट इन द लोअर मोस्ट लेयर, सबसे नीचे हम देखें तो क्या होता है, धरती में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। देन ऑयल, उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले यह उसकी जो आउटर मोस्ट नीचे की जो लेयर होती है वहाँ पे क्या रहता है, वाटर होता है। वाटर के बाद होता है हमारा ऑयल, वाटर के बाद क्या होता है, ऑयल, और उसके नीचे क्या होती है, अपर मोस्ट लेयर पे गैसेस होती है। इट इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, हम देखें तो ये कहाँ मिलता है, हमको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। इसमें कम से कम 90 से लेकर 98% हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट रहते हैं, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है ना उसमें रहता है हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, अब हम बात करें जो पेट्रोल जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये एटसेट्रा मैन्युफैक्चरिंग जो है क्या है, मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिफाइनिंग द मिनरल ऑयल इन द रिफाइनरीज। अब हम बात करते हैं मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया।
भारत में जो है वहाँ पे कहाँ कहाँ ये मिनरल ऑयल का प्रोड्यूसिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ पे मिनरल ऑयल का प्रोड्यूसिंग होता है या कहाँ कहाँ पे उसका प्रोडक्शन चल रहा है, हो रहा है, उस एरिया की हम बात करें तो पहला हम लेते हैं असम ऑयल फील्ड। फर्स्ट इज़ असम ऑयल फील्ड, सेकेंड इज़ गुजरात ऑयल फील्ड, थर्ड इज़ ऑफशोर एरिया। इतनी जगह पर ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। 3 जगह हो गई, पहली हो गई असम ऑयल फील्ड, सेकेंड इज़ गुजरात ऑयल फील्ड एंड थर्ड इज़ ऑफशोर ऑयल या ऑफशोर एरियाज। ठीक है, अब हम बात करें ऑयल रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन। ऑयल रिजर्व और प्रोडक्शन की बात करें तो जो ऑयल का प्रोडक्शन है इंडिया में वो क्या है, वेरी लेस देन इट्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा प्रोडक्शन कम होता है। कंटिन्यूसली प्रोग्रेस इन आवर कंट्री इज सीन आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे जो कंट्री है या हमारा देश कंटिन्यूसली डेवलपमेंट कर रहा है इंडिपेंडेंस के बाद, बट ओनली 30% ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड बाय द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। पर क्या हो रहा है, जो सिर्फ हम 30% ही क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे हैं क्योंकि बाय द डोमेस्टिक एंड रेस्ट इज़ फुलफिल्ड बाय इम्पोर्टिंग द ऑयल। और बाकी हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो नीड है वो फुलफिल कैसे कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं ऑयल को, मतलब दूसरी कंट्री से ले रहे हैं। यदि हम बात करते हैं रिजर्व्स की तो प्रॉब्लम ये है कि जो ऑयल रिज़र्व प्रोडक्शन है हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कम होता है हमारी कंट्री में। इंडिपेंडेंस के बाद डेवलपमेंट तो हुआ लेकिन फिर भी 30% ऑयल ही हम प्रोड्यूस कर पाते जो कि डोमेस्टिक में यूज़ हो जाता है। और उसके बाद हम देखें तो बाकी की जो रिक्वायरमेंट बचती है उसके कारण क्या करना पड़ता है, हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है अदर कंट्रीज़ से। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एक जो सर्वे हुआ उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ऑयल रिफाइनरीज़ की जब अपन बात करें तो एक जो जगह है डिगबॉय रिफाइनरी वॉज ओनली द रिफाइनरी इन इंडिया। पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही रिफाइनरी है, उसका नाम है डिगबॉय रिफाइनरी वॉज द ओनली रिफाइनरी इन इंडिया बिफोर, जो कि इंडिपेंडेंस के बिफोर इंडिपेंडेंस। एट प्रेजेंट देयर आर 19 ऑयल रिफाइनरीज। जब पहले मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंस के पहले देखें तो हमारे यहाँ सिर्फ एक ही रिफाइनरी थी, उसका नाम था डिगबॉय रिफाइनरी। लेकिन जब हम देखें जब इंडिपेंडेंस हो गया हमारा, एट प्रेजेंट आज की हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ टोटल 19 ऑयल रिफाइनरीज है। कितनी, 19 ऑयल रिफाइनरीज है जो कि पब्लिक सेक्टर में एंड सम ऑफ देयर आर कंबाइन एंड प्राइवेट सेक्टर। कुछ तो पब्लिक सेक्टर में है और कुछ जो है कंबाइन है, मतलब कि एक प्राइवेट सेक्टर एंड कंबाइंड सेक्टर। ओके, सो यू अंडरस्टूड अबाउट द ऑयल, मिनरल ऑयल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल गैस। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। तो बेटा नेचुरल गैस क्या होता है, इन इंडिया नेचुरल गैस फाउंड अलोंग विद द मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम। जो नेचुरल गैस होती है वो हमको कहाँ से मिलती है, विद मिनरल ऑयल के साथ, और पेट्रोलियम के साथ जो हमको मिलती है वो होती है हमारी नेचुरल गैस। इन आवर कंट्री द रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस आर एस्टिमेटेड टू बी 750 करोड़ क्यूबिक मीटर। मतलब इतना हम देखें कि इतना रिजर्व इसमें एरिया है 750 करोड़ क्यूबिक मीटर। अब जैसे हम बात करें जो गैस रिजर्व्स है वो कहाँ कहाँ पर है, हमारे हैं त्रिपुरा, गुजरात, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। गैस रिजर्व ऑल्सो एस्टिमेटेड कार्वी, गोदावरी रीजन्स, मतलब इतनी जगह पे ये यहाँ पे हमारे गैस रिजर्व्स है। अब हम देखें प्रोडक्शन जो है नेचुरल गैस का एज कंपेयर इस कंट्री इज़ लेस कंपेयर टू द रिजर्व्स, है ना। जो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन है वो कहाँ पर हम इसका देखें हमारे रिजर्व का तो उसके कंपेयर में उत्पादन थोड़ा कम है। नेचुरल गैस इंपॉर्टेंट प्रोड्यूस इन द कंट्री एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन। जो नेचुरल गैस होती है वो इंपोर्ट होती है कंट्री से और हम उसको किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हम इसमें इसका सब टॉपिक्स देखते हैं, वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि आप, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस नाउ ए डेज, हमारी बेसिक नीड में आ गई इलेक्ट्रिसिटी की। तो बिना हम क्या कर सकते हैं, रह सकते क्या बेटा, नहीं रह सकते। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम ये बोल सकते हैं कि आज हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, हमारी बेसिक नीड है। अब यदि हम देखें कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इट्स सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज़ मोर यूजफुल पावर रिसोर्स एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइमरी। जो हमारे दूसरे पावर रिसोर्स है, दूसरे सोर्स है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि मैंने बताया कि एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखती है।
ठीक है, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। ये आपका इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो गया या फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया, इन सभी में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब यदि हम बात करें कोई फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी के भी 4 सोर्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के कितने सोर्स होते हैं? 4 सोर्स होते हैं। एक थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी एंड लास्ट इज गैस एंड मिनरल ऑयल इलेक्ट्रिसिटी। इसके जो 4 सोर्स है, हमारा हो गया थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और फिर हमारा न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी और एक हाइड्रो। अब हम देखें यदि कि जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है ना, वो सेटअप कहाँ है? 1975 में डेवलपमेंट फॉर द थर्मल पावर के लिए लगा था। अब हम इसमें देखें कि बहुत सारी जगह पे है, जैसे कि सिंगरौली मध्य प्रदेश, कोबरा छत्तीसगढ़ एटसेट्रा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परमानेंट सोर्स है किसका? पावर का। इसी तरह न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आज भी न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, यूज़ ऑफ न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी 1969 से इसका यूज़ स्टार्ट हुआ था, जो कि आज भी इसका यूज़ हम कर रहे हैं। अब यदि हम देखें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे होते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या कहलाते हैं? सोलर एनर्जी इज़ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, बायोमास एनर्जी हो गई और साथ ही जियोथर्मल एनर्जी हो गई। तो ये सारी एनर्जी जो क्या कहलाएगी? हमारी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ, अब ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि जो पावर रिसोर्स होते हैं, हम पावर रिसोर्स को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, उनका कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। देखो जैसे हमने सॉइल, इसके पहले हमने सॉइल पढ़ा, सॉइल इरोजन पढ़ा, तो सॉइल इरोजन को कंजर्व करने की मेथड देखी। देखो बेटा, यदि पावर रिसोर्स को यदि हमने कंजर्व नहीं किया तो इन फ्यूचर व्हाट वी विल सी, हमारा फ्यूचर बहुत बुरा होगा, हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसी कारण जो पावर कंजर्वेशन, पावर रिसोर्स है, इसको भी क्या करना है? कंजर्वेशन करना पड़ेगा। इसको फॉलोइंग पॉइंट से हम, जैसे आई विल एक्सप्लेन यू इन पॉइंट। फर्स्ट वी कैन सी हियर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम डिग्रेडेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है फ्रॉम डिग्रेडेबल सोर्स, तो वो क्या है? शुड बी लिमिटेड, वो लिमिटेड है, तो हमको उसका जो यूज़ है वो क्या करना है? थोड़े ध्यान से करना चाहिए। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी डेवलप्ड रैपिडली। आज हम ये क्या देख रहे हैं कि जो रिन्यूएबल सोर्स है, रिन्यूएबल सोर्स क्या है? रैपिडली बढ़ रहे हैं। ये सारे जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, ये सारे पॉइंट किस चीज़ के लिए किए गए हैं? कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्स। नेक्स्ट इज द एनर्जी जनरेटेड इन द कंट्री शुड बी ट्रांसमिटेड प्रॉपरली सो दैट देयर इज नो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। नेक्स्ट इज एनर्जी रिसोर्स शुड बी फुल्ली यूटिलाइज्ड फॉर विच पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड। तो इन सब को करके ये सब हमने किया भी है, जिसके थ्रू क्या हो, जो हमारे पावर रिसोर्स है उसको हम कंजर्व कर सके। पर वी डिस्कस्ड ईच एंड एवरी टॉपिक। दिस चैप्टर इज completed. In next class we will continue our next chapter. Thank you.